ही मैंने लिखा है, R इज एडिशन ऑफ P एंड Q, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो डायग्राम है उसमें रिजल्टेंट वेक्टर कौन है, C बार है ना, सो ये R की प्लेस पे C आएगा। P and Q are the two vectors that you are adding. P और Q की प्लेस पे A और माइनस B है, तो in place of P we are having A, in place of Q we are having minus B, ठीक है। एक बात बताऊं, यहाँ पे माइनस बी मैंने क्यों नहीं लिखा, व्हाई आई एम नॉट राइटिंग माइनस बी ओवर हियर, बिकॉज ये जो फॉर्मूला है ना जो मैंने लिखी है, इन दिस फॉर्मूला वी हैव टू सब्स्टिट्यूट मैग्नीट्यूड्स ऑफ पी क्यू एंड आर, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की फॉर्मूला है। सो यहाँ पे हमें माइनस बी का मैग्नीट्यूड डालना है, वेक्टर इज माइनस बी बट उसका मैग्नीट्यूड डालना है, माइनस बी का भी मैग्नीट्यूड बी रहेगा, दैट्स व्हाई यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड डाला है बी, प्लस 2, अगेन इट इज P और Q, P और Q की जगह पे वी आर हैविंग A एंड माइनस B, P और Q की जगह A और माइनस B आएगा, लेकिन माइनस B नहीं लिखेंगे, उसका खाली मैग्नीट्यूड लिखेंगे विच इज B। यहां तक समझ के लो, cos ऑफ थीटा, या अगर आपको याद है ये जो थीटा है इट शुड बी द एंगल बिटवीन P एंड Q, जो दो वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हो P और Q, थीटा इज एंगल बिटवीन P एंड Q, यहाँ पे आप A और माइनस B को ऐड कर रहे हो ना, you are adding A with minus B, so theta will be the angle between A and minus B, वो तो 180 minus theta है, so that's why I am here putting cos of 180 minus theta। See students, मैंने पैरेललोग्राम लॉ लगाया है, this is resultant vector C, यहाँ पे मैंने A और माइनस B को लिया है, बट सिर्फ मैग्नीट्यूड्स लेना है, माइनस B का जो मैग्नीट्यूड है वो B ही रहेगा, सेम एज B, okay, और 180 minus theta is the angle between two vectors A and minus B, so student यहाँ पे हमने पैरेललोग्राम लॉ लगा दिया है। Now mathematics में, in the mathematics you might have learned what is the value of cos of 180 minus theta, anybody can tell me? minus Yes, cos theta. रोहित येवले, करेक्ट है आपका आंसर। एनीबडी एल्स? व्हाट इज cos of 180 minus theta? रोहित ने तो आंसर दे दिया, और कोई? व्हाट इज cos of 180 minus theta? ओके स्टूडेंट, cos of 180 minus theta है, जब भी यहाँ पे 180 प्रेजेंट होता है ना, if 180 is present, cos का cos ही हो जाता है, cos do not become sin, cos का cos ही रहेगा, but obviously 180 minus theta is the angle in the second quadrant, 180 minus theta angle lies in the second quadrant, it's an obtuse angle, second quadrant में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है, in the second quadrant cos of angle is negative, hence minus cos theta is answer, cos of 180 minus theta is actually minus cos theta, ये आप साइड में रीजन लिख सकते हो, cos of 180 minus theta is actually minus cos theta, so ये minus cos theta हो गया, साइड में आप लगाओगे 2ab, उसके आगे है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट c। स्टूडेंट दिस इज अ फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ द c, c का मैग्नीट्यूड इतना होगा, दिस इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ द c, ठीक है। अब देखो ये कुछ कुछ पैरेललोग्राम लॉ जैसा ही है ना, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया, माइनस 2ab cos theta, so it looks like a parallelogram law only, if you put minus sign here then this will be a minus b vector, if you put plus sign here it will be a plus b vector, ठीक है। तो स्टूडेंट दिस इज द लास्ट फॉर्मूला, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ c, c का मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूला से मिलता है, so this is nothing but subtraction of two vectors। finish this question student। completed, I hope it's over।
यस, ठीक है। अगर किसी को अभी भी इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ये एक्चुअली हो क्या रहा है, तो मैं इतना बता दूं, ये जो वेक्टर्स है ना, कुछ कुछ नंबर्स के जैसे ही काम करते हैं। सी, जैसे एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज अ न्यू नंबर and subtraction of two numbers is a new number. Same way, addition of two vectors a bar plus b bar is also a vector, and subtraction of two vectors a bar minus b bar is also a vector. If you are taking a bar plus b bar equal to c bar, अगर आपका a और b का addition c है, then c जो है it is given by parallelogram law, root of a square plus b square plus 2ab cos theta. अगर c जो है c वेक्टर इट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ a एंड b, a और b का सब्ट्रैक्शन से c मिला है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला सेम आती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन आता है। क्लियर? ये देखो आपके सामने प्रूफ हो गया पूरा। रिमेंबर, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन भी एक न्यू वेक्टर होता है whose magnitude is given by this formula. I hope it's very clear. In this final formula, ये जो थीटा दिख रहा है, फाइनल फॉर्मूला में जो थीटा है, इट्स अ एंगल बिटवीन a bar and b bar. You can check diagram. डायग्राम में थीटा क्या है? इट्स एंगल बिटवीन ए एंड बी। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स ये कंप्लीट हुआ है। चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, कुछ और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बाकी है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। if mod of a bar plus b bar, सी मैंने स्क्रीन पे भी लिखा है वो, इट इज इक्वल टू mod of a bar minus b bar, then find the angle between a bar and b bar. Student, this is a question. Sir, your voice is not audible. So वॉइस नहीं आ रहा है। हाँ, सॉरी, बाय मिस्टेक वो हो गया, अब आई थिंक ऑडिबल है। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन आपने लिख लिया क्या? इफ मॉड ऑफ a bar plus b bar is equal to mod of a bar minus b bar, find angle between a and b. ओके, सब मैं इसको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। सी, आपको जो भी गिवन है इस क्वेश्चन में, वॉट एवर इज गिवन, पहले उसको समझने की कोशिश करो कि क्या गिवन है। आपको गिवन ये है कि ये मॉडुलस का जो मॉड लिया है ना, मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी एडिशन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी सब्ट्रैक्शन। मतलब ए और बी को ऐड करके जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है उसका जो मैग्नीट्यूड है, इट्स इक्वल टू ए और उसमें से बी को माइनस करने पे जो वेक्टर आता है उसका मैग्नीट्यूड। ये आपको जो गिवन है वो समझो अच्छे से। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार, मतलब ए और बी को ऐड करके जो वेक्टर आता है उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए और बी को सब्ट्रैक्ट करके जो मैग्नीट्यूड वेक्टर आता है उसका मैग्नीट्यूड। ये दोनों इक्वल है। नाउ ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट, इजी है। ट्राई टू आंसर मी, थोड़ा आंसर करने की कोशिश करो। लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा है, इट्स ए एडिशन विद बी, ए और बी को ऐड किया है ना। सो ए एंड बी कैन बी एडेड यूजिंग पैरेललोग्राम। ओके, ये मॉड का मतलब है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर पूछा है। सो यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, इफ आई यूज पैरेललोग्राम लॉ, the magnitude of resultant vector it's given by this formula, a square plus b square plus 2ab cos theta.
स्टूडेंट याद रखो ये फॉर्मूला याद है, ये किसकी फॉर्मूला है? इट इज एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स. सो ए और बी का जो एडिशन है, इट्स मैग्नीट्यूड विल बी दिस मच. ओके. और अभी अभी मैंने पिछले जो लास्ट क्वेश्चन किया हमने, लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया व्हाट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स. दो वेक्टर्स की जो सब्ट्रैक्शन होती है उसका मैग्नीट्यूड क्या था? द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, उसका जो मैग्नीट्यूड है, इट वाज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos theta. Try to understand this. See left hand side and see right hand side. थोड़ा समझो इसको. This we have done in parallelogram law. Parallelogram law में ये बताया था that addition of two vectors is this much. It's a magnitude of resultant vector. और ये हमने previous question में solve किया है, just in the last question. Student अभी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ. I'm giving you 1 minute time. इसको solve करो, solve both sides and try to find out how much is theta from this. You try to find how much is theta. Let's see how much good you are at mathematics. Simple है, इसको आगे खुद solve करो and tell me what is the value of theta. Solve this further. Again, Rohit Yevle has given answer and it is correct. You Rohit, well done. Keep it up. बाकी स्टूडेंट भी ट्राई करो, जल्दी निकालो. फाइंड आउट थीटा. रोहित येवले का आंसर करेक्ट है. रोहित येवले, एनी कनेक्शन विथ येवले टी हाउस? No, sir. No? Okay, okay. Just kidding, I don't mind. Okay, any other student? Okay, Sai Dalvi, you are also correct. Sneha Beldar, correct, it is 90. Student answer है 90 degree. Theta is 90. Theta is 90. अब जिन स्टूडेंट को सॉल्व करने नहीं हो रहा है, look here. जिनको सॉल्व करने नहीं हो रहा है कैसे करना है? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो. When you squaring both sides, root will be removed. उसके बाद from both sides, a square will get cancelled, b square cancels, 2ab will cancel. Only you will be left with cos theta equals to minus cos theta. ये आ जाएगा आपके पास. ओके. अब ये cos theta equal to minus cos theta को आगे क्या करना है? Minus cos theta, if you pass on that side, it become cos theta plus cos theta equal to 0. That is 2 cos theta equals to 0. That is cos theta equals to 0. Now everybody knows that cos of 90 degree is usually 0. That means theta is 90 degree. So here theta, if you remember, this theta is the angle between A and B vectors. So we got the answer theta 90 degree. Students, ये आपने जो अभी किया ना, it's a mathematical method. Mathematics हमेशा physics में use होता है आंसर्स निकालने के लिए. लेकिन अगर आपको इसको mathematical method से solve नहीं करना है, you want to solve using diagrams. Diagram से ज़्यादा visualization होता है. तो मैं यही same question diagram से भी solve करके दिखा सकता हूँ. See how to solve this question using diagram. So यहाँ पे स्टूडेंट मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आप एक बार देख लो पहले.
स्टूडेंट ध्यान से देखो, सपोज दिस इज ए एंड बी वेक्टर्स एंड वी वांट टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए एंड बी, मतलब वी वांट टू कैलकुलेट थीटा, थीटा कैलकुलेट करना है। तो देखो मैंने डायग्राम में थीटा शो किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने बी ड्रॉ किया एंड हियर आई हैव ड्रॉन माइनस बी। ये हमने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में भी डायग्राम बनाया था। ना लुक हियर, यहाँ पे देखो मैंने पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई कर रहा हूं मैं। So if I draw the diagonal of this parallelogram, it will be a bar plus b bar. इसको आप नेम दे सकते हो as a bar plus b bar. Now how to find a bar minus b bar? How to find a bar minus b bar? उसके लिए क्या करना होगा? Again we will draw a parallelogram, but we will draw a parallelogram by taking a and minus b. See this another parallelogram. ये जो मैंने दूसरा parallelogram बनाया उसको देखो। So as per parallelogram, it is a resultant of a and minus b ना, a और minus b का addition है, so it is a minus b. Now ध्यान से देखो, in this diagram you can see a bar plus b bar and a bar minus b bar, दोनों दिख रहे हैं आपको। Now the question says that magnitude of a plus b is equal to magnitude of a minus b, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं लग रहा है। We can clearly see that a plus b is bigger than a minus b. यहाँ पे क्या दिख रहा है? a plus b is bigger than a minus b, दोनों का इक्वल नहीं है। We cannot see that these two are equal. लेकिन एक बात बताओ, अगर ये जो पैरेललोग्राम मैंने ड्रॉ किया है, अगर ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाए, if this parallelogram become rectangle, if a bar become vertical, a bar vertical हो जाए, this parallelogram becomes rectangle, ये जो दोनों पैरेललोग्राम्स है दोनों रेक्टेंगल बन जाए, तब आपको पता है ये a bar plus b bar will be same length as of a bar minus b bar. A bar plus b bar will be having same length as of a bar minus b bar. इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम कब होगा? जब ये रेक्टेंगल बन जाएगा। मतलब this parallelogram should become rectangle, then a bar plus b bar will be equal to a bar minus b bar in magnitude. So rectangle बनना है मतलब a और b के बीच में कितनी एंगल हो जाएगी फिर? The angle between a and b will be 90 degree. That's why answer is 90 degree. समझ में आ रहा है? अगर ये जो मैंने डायग्राम बनाया था, the diagram that I have drawn, अगर वो कुछ ऐसा बन जाए, suppose if we draw a diagram this way, look at it student, अगर डायग्राम ऐसा बन जाए, वो जो दोनों पैरेललोग्राम्स मैंने बनाए थे, now they become rectangle. See this students, according to parallelogram law, this will be a bar plus b bar vector, and this will be a bar minus b bar vector. So आपको दिख रहा है क्या? ये दोनों इक्वल हैं। Indeed they are equal. So कब इक्वल होंगे? When a rectangle will be formed. So what is the angle between a and b? It's 90 degree. Hence 90 degree is the answer. Student ये इसका physically meaning है। अभी किसी एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा कि कुछ डाउट पूछा है मैसेज करके, प्लीज ओपन योर माइक एंड आस्क योर डाउट।
इसमें कुछ डाउट है तो माइक ऑन करके पूछो, किसी स्टूडेंट ने अभी मैसेज किया है डाउट? कोई डाउट नहीं है क्या? सो स्टूडेंट्स आई हेलो होप ये क्लियर है पूरा। हाँ बोलो। सर, वो इक्वेशन में ना 2ab और -2ab हुआ। फ्रॉम दिस साइड 2ab, इधर साइड से -2ab है। हाँ क्या हुआ? हाँ, वो कैंसिल कैसे हुआ? पहले तो आप देखो ये इक्वेशन का स्क्वायरिंग करो, स्क्वायर दिस इक्वेशन। स्क्वायरिंग पे ये रूट रिमूव हो जाएगा। वंस द रूट इज हाँ, रिमूव्ड, cancel a square from both sides, cancel b square from both sides, then cancel 2ab। माइनस साइन नहीं कैंसिल होगा, माइनस साइन में रखा है ना इधर, ये क्या है? बट 2ab तो कैंसिल हो सकता है ना, क्यों नहीं कैंसिल होगा? दोनों साइड 2ab है तो पहले a स्क्वायर कैंसिल होगा, फिर b स्क्वायर कैंसिल होगा, देन 2ab कैंसिल होगा। a स्क्वायर कैसे कैंसिल होगा? कैंसिल मतलब you pass this a square on this side, then a square minus a square will become 0. You pass b square on this side, b square minus b square will become 0. Okay students, समझा ये? So today I am starting with the next question. एक last question अभी करेंगे. It's going to be the last question of scalar vectors. ये last question है, write it down. If a bar is equal to, if a bar is equal to I cap minus j cap plus 2k cap and b bar is equal to, स्टूडेंट स्क्रीन पे भी लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन, आप देख के लिख लो। If a bar is this much and b bar is this much, ये a और b दोनों वेक्टर्स गिवन है, in the form of components they are given. Then find, write down, then find a unit vector, then find a unit vector which is perpendicular on the plane, I am repeating, then find the unit vector which is perpendicular on the plane containing a bar and b bar, which is perpendicular on the plane containing a bar and b bar. ठीक है, क्वेश्चन लिखा? ओके, सो काफी अलग क्वेश्चन है ये, इट्स स्लाइटली डिफिकल्ट, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सबसे लास्ट में इसको लिया है स्टूडेंट, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। Now see, a bar and b bar are the two vectors, दोनों वेक्टर्स गिवन है। मैं जस्ट डायग्राम बना लेता हूं। सपोज दिस इज a bar and this is b bar. ठीक है, ठीक है, ये देखो जो डायग्राम मैंने बनाया ना, इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। डोंट थिंक, ऐसा मत सोचो कि ये जो बी बार है इट इज स्लाइटली अबव ए बार, ए के ऊपर बी, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ए और बी दोनों सेम हाइट पे हैं, ऐसे अज्यूम करो। ए एंड बी बोथ आर हॉरिजॉन्टल, दोनों हॉरिजॉन्टल है, सिर्फ मतलब ए और बी कुछ ऐसा है, सी दिस, ए एंड बी आर लाइक दिस। ये दोनों पेन्स देखो, दोनों प्लेन्स हॉरिजॉन्टल है, दे आर इन द सेम प्लेन, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इट इज दिस वे। ठीक है, मतलब ए आगे है, बी उसके पीछे है, लेकिन दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, ऐसा अज्यूम करते हैं। ठीक है, सो ध्यान से देखो, ये पैरेललोग्राम लॉ बन गया। सी दिस पैरेललोग्राम, इसको पैरेललोग्राम बोल सकते हो नो डाउट, बट इट इज अ प्लेन, ये प्लेन भी है जिसमें ए और बी दोनों लाई कर रहे हैं। इट्स अ प्लेन इन विच ए एंड बी आर लाइंग बोथ। इफ सपोज ए एंड बी बोथ आर हॉरिजॉन्टल वेक्टर्स, दोनों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है,
So this complete plane will also be in the horizontal direction. ठीक है? Diagram समझो. Now look here carefully. Look at it. ये दूसरा वेक्टर देखो. Suppose ये एक यूनिट वेक्टर है. Suppose it's a unit vector of name u cap. इसका नेम u cap है. बट आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा. This unit vector u cap is perpendicular on the plane which contains a and b. u cap perpendicular है उस प्लेन के ऊपर जिसमें a और b है ना? So today we want to find u cap only. See, u cap find करने का मतलब क्या है कि हमको u cap के 3 components चाहिए. We want u cap in the form of 3 components. Just like a is given in the form of 3 components, b is in the form of 3 components. So we need u cap in the form of 3 components. Okay? तो क्वेश्चन थोड़ा लग रहा है डिफिकल्ट है, कैसे करेंगे? लेकिन आप पहले डायग्राम को समझो. आई सजेस्ट यू अंडरस्टैंड डायग्राम. ठीक है? अब मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रहा हूं. सी हाउ टू फाइंड आउट दिस. सबसे पहले ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं ना, व्हाट यू डू, यू टेक द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया मैंने. इफ यू रिमेंबर द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है, it is also a vector. Let's say that is C bar. Suppose C bar is a cross product of A and B. So आप में से कोई मुझे बता सकता है that how to find direction of C? Anybody? How to right hand thumb rule. Yes. चलो एक स्टूडेंट को याद है राइट हैंड थंब रूल. राइट है? सो देखो राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज करेंगे स्टूडेंट्स. आई विल कीप माई फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड ऑन ए. पहले मैं अपनी फिंगर्स को ए पे रखूंगा. ए से टर्न करके आई विल गो टू बी. द थंब विल गिव मी डायरेक्शन ऑफ सी बार. ये देखो मैं स्टूडेंट अभी मैं वो कर रहा हूं. सी माय फिंगर्स आर ऑन ए नाउ. नाउ आई विल टर्न देम अप टू बी. ऐसे. सो थंब देखो ऊपर जा रहा है स्टूडेंट्स. अगर ए और बी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो थंब ऊपर जाएगा. मतलब इन द अपवर्ड डायरेक्शन इट विल बी सी बार. स्टूडेंट ये क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है. प्रॉपर्टी ये होती है कि जो ये सी बार है ना, द सी बार इज आल्सो परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन ऑफ ए एंड बी. ये जो सी है, सी इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट दैट दिस सी विल बी परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन ऑफ ए एंड बी. आपको डायग्राम में दिख रहा है वो. अपनी फिंगर्स ऐसे टर्न करो राइट हैंड की फ्रॉम ए टू बी. टर्न योर फिंगर्स लाइक दिस. थंब ऊपर जाएगा राइट हैंड का. सो सी बार इज अपवर्ड. ठीक है? सो डायग्राम से मुझे क्लियरली समझ में आता है कि सी बार एंड यू कैप बोथ आर इन सेम डायरेक्शन. सी बार और यू कैप सेम डायरेक्शन में है. ये चीज अब याद रखना पहले. ठीक है? तो अब हम क्या करने वाले हैं अभी. टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू फाइंड सी बार. देन यूजिंग सी बार आई विल फाइंड यू कैप. ये मेरा आइडिया है. पहले सी निकालेंगे, सी को यूज करके यू निकालेंगे. देखो अभी कैसे करना है. लेट्स सपोज सी बार इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. सी बार ए बार क्रॉस बी बार को मैं ऐसे लिख सकता हूं. स्टूडेंट रिमेंबर दिस. क्रॉस प्रोडक्ट को ऐसे लिख सकते हैं 3/3 डिटरमिनेंट. तो आई जे के. अब आप लोग लिखेंगे ए के 3 कंपोनेंट्स. ए के 3 कंपोनेंट्स हैं 1 -1 and 2. 1 -1 and 2. अब हम लोग बी के 3 कंपोनेंट्स लिखेंगे 3 -4 -1. Now everybody knows how to solve this determinant, right? I am giving you 2 minutes time. आप खुद solve करो ये determinant. और उसके बाद I will ask one student to tell me this. जिसका मैं नाम लूंगा वही स्टूडेंट मुझे बताएगा ये. Solve it within 2 minutes. डायग्राम भी ड्रॉ कर लो. जिसको मैं नाम लूंगा वही स्टूडेंट मुझे बताएगा
How much you got after solving determinant? Complete it fast. Yeah, completed. So अब जो स्टूडेंट का नाम ले रहा हूं मैं वही स्टूडेंट आंसर देगा. अजीत सुरेश. अजीत सुरेश, open your mic. Ajit Suresh, open your mic. Why you want to text? इतना बड़ा टेक्स्ट करोगे? ठीक है, करो, जल्दी करो और बताओ. जैसे भी भेजना भेजो. ठीक है, जल्दी से टाइप करके भेजो. स्टूडेंट डिटरमिनेंट में आप याद करो जो मिडिल वाला टर्म है, मिडिल वाला टर्म जे कैप है. मिडिल वाले टर्म के आगे माइनस लगता है. हाँ अजीत, आपका आंसर करेक्ट है. वेल डन अजीत, योर आंसर इज करेक्ट. RN Singh. Yes, RN sir. tell me answer. Um, 3/3 डिटरमिनेंट सॉल्व करना है. 9 I cap minus 7 J cap minus K cap. 9 I कैप इज करेक्ट. लास्ट में आपने बोला माइनस के कैप, वो भी करेक्ट है. जे कैप वाला आपने क्या बताया? J cap, sir. -7 जे कैप, राइट? ये बोला ना. Yes. नो, इट इज +7 जे कैप. यहाँ पे देखो स्टूडेंट है, इफ यू सॉल्व दिस डिटरमिनेंट यू विल गेट दिस थिंग. स्टूडेंट एक याद करो, मैंने आपको बताया था कि जो मिडिल वाला टर्म है जे कैप इज अ मिडिल टर्म. मिडिल टर्म के आगे माइनस साइन लगता है. सो आंसर इज 9 I कैप +7 जे कैप माइनस के कैप. स्टूडेंट यही आंसर आई होप सबका आ रहा है. ये देखो मुझे सी बार मिल गया. yes, everybody is getting same answer. 9 I cap +7 J cap minus K cap. स्टूडेंट आप ध्यान से सुनो, ये जो आपको मिला ना, स्टॉप मैसेजिंग. ये आपको जो मिला है ना, इट इज अ सी बार. ये सी बार मिल गया, मतलब वी गॉट दिस सी बार, ये वाला मिल गया. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, लिसन स्टूडेंट, हमें अभी ये सी बार का मैग्नीट्यूड चाहिए. वी वांट मैग्नीट्यूड ऑफ द सी. I want magnitude of the C.
c का जो मैग्नीट्यूड है इट इज गिवन बाय रूट ऑफ 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर और लास्ट कंपोनेंट है -1 ना, -1 का स्क्वायर विल बी लाइक 1 स्क्वायर, ऐसा आएगा स्टूडेंट। रूट ऑफ 1 component square plus other component square plus other component square will give you the main vector. So it is 81 plus 49 plus 1, right? तो अब इनको ऐड करो, it is 131, not 121, it is 131 I suppose. It's not 121, it's 131 student. So ये रूट ऑफ 131 पता है क्या है? It's a magnitude of the c. ये c का मैग्नीट्यूड है। So देखो स्टूडेंट, हमें c बार मिल चुका है। c बार इज गिवन बाय, c बार ऐसा लिख सकते हैं 9i कैप प्लस 7j कैप माइनस k कैप। ये है c बार इन द वेक्टर फॉर्म, ये c बार है वेक्टर फॉर्म में, और c बार का मैग्नीट्यूड है रूट 131। नाउ आपको याद है, आपको एक्चुअली में यू कैप फाइंड करना है, यू वांट टू फाइंड यू कैप। तो डायग्राम ध्यान से देखो, सिंस सी बार इज इन द सेम डायरेक्शन एज ऑफ यू कैप, सिंस सी और यू का डायरेक्शन सेम है, तो मैंने आपको याद दिलाया, पहले बताया था दैट एनी वेक्टर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। सी बार कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर। तो पता है हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग ऐसा लिख सकते हैं दैट सी बार इज सी टाइम्स यू कैप। सी बार इज सी टाइम्स यू कैप। वेक्टर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर, तो सी बार को सी टाइम्स यू कैप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट एलएचएस पे आप सी बार की वैल्यू डालो, सी बार की वैल्यू आप ऐसे लिखोगे 9i कैप प्लस 7j कैप माइनस k कैप, ये सी बार है। एंड दिस इज जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ सी, इट्स अ मैग्नीट्यूड ऑफ सी विच इज रूट ऑफ 131 यू कैप। सो पास इज रूट 131 ऑन दिस साइड, यू कैप मिल गया, सो वी गॉट यू कैप। यू कैप इज 9i कैप प्लस 7j कैप माइनस k कैप डिवाइड बाय रूट ऑफ 131। ये है यूनिट वेक्टर। स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल ये भी सिखाया था कि अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे कि यूनिट वेक्टर है, वो मैंने एक्स्ट्रा सिखाया था। आप कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर है वो खुद भी प्रूफ कर सकते हो कि ये यूनिट वेक्टर है। बट वो कल ऐसा ही कुछ सेम क्वेश्चन था जिसमें आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना था। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है ना स्टूडेंट, अभी भी कोई पॉइंट नहीं क्लियर हो रही है, ये स्टेप नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज आस्क। Is there any doubt in this question? Any doubt in this question? क्योंकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है। If any doubt is there, you can ask. Okay, ठीक है। नो रिप्लाई आ रहा है, इट्स ओके। नहीं है तो बस ओके, आप मैसेज मत करो, नहीं है तो ठीक है। So I hope it is clear. So स्टूडेंट, इसके साथ ही स्केलर वेक्टर टॉपिक फिनिश हो रहा है। स्केलर वेक्टर भी फिनिश्ड। ओके, स्केलर वेक्टर खत्म हो चुका है। आज स्केलर वेक्टर कंप्लीट होने के बाद टुडे आई विल गिव यू द इंट्रोडक्शन ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर खाली मैं कुछ इंट्रोडक्शन दे दूंगा, बट बिफोर आई स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर, जो भी स्टूडेंट ने न्यूली ज्वाइन किया है या लेट ज्वाइनिंग किया है, ठीक है, उनको मैं बता दूं, आज थोड़ा उनसे मैं बातचीत कर लेता हूं। स्टूडेंट्स जो भी न्यूली ज्वाइंड है, जो मुझे नहीं जानते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, फिजिक्स में हमने आई थिंक बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था। इन द मंथ ऑफ मे ओनली वी स्टार्टेड। वी हैव फिनिश्ड 2 चैप्टर्स इन द फिजिक्स। 2 चैप्टर्स हमने फिनिश किए हैं। वन इज मेजरमेंट एंड सेकेंड इज स्केलर वेक्टर्स। ये दोनों चैप्टर्स जो मैंने फिनिश किए हैं स्टूडेंट्स, इट इज कंसिडर्ड एज अ बेसिक ऑफ फिजिक्स। इसमें आपने बेसिक्स ही सीखा है। सब ऐसी चीजें आपने सीखी हैं इन 2 चैप्टर्स में जो आगे यूज होती है, ठीक है। तो अभी तक हमने बेसिक चैप्टर्स फिनिश किए हैं, फाउंडेशन चैप्टर्स जो चाहिए फिजिक्स के लिए।
फिजिक्स के लिए मैथमेटिक्स का भी रिक्वायरमेंट होता है, वो आप मैथ्स में सीख रहे हो स्लोली स्लोली। सो अभी तक हमने जो चैप्टर्स किए ना, वो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि फिजिक्स का कोई चैप्टर किया ही नहीं है। वी आर नॉट डन एनी फिजिक्स रिलेटेड चैप्टर, अभी तक सिर्फ फाउंडेशन ही बन रहा था। आज जिस चैप्टर का मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, द नेक्स्ट चैप्टर दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट, वो चैप्टर आपका एक रियली में पहला चैप्टर होगा फिजिक्स का। इट विल बी द रियल इंट्रोडक्शन विद फिजिक्स देन, ठीक है। वेरी फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था फिजिक्स होता क्या है। आपके आसपास जो भी चीजें हैं, whatever natural things are around you, जो भी natural phenomena हैं आपके अराउंड, स्टडी ऑफ दैट नेचुरल phenomena is called physics। आपके आसपास जो भी चीजें होती रहती हैं उसकी स्टडी फिजिक्स है, ठीक है। सो आपके आसपास जो सबसे कॉमन चीज है, सबसे कॉमन चीज है जो आप अपने आसपास देखते हो, वो है मोशन। मोशन, यस। आप रोड पे देखते हो गाड़ियां चलती हैं, हवा भी चल रही है। सन इज कमिंग फ्रॉम ईस्ट गोइंग टू द वेस्ट, तो सन एक्चुअली मूव नहीं हो रहा है, अर्थ मूव हो रही है, मतलब अर्थ मोशन कर रही है। कार्स आर मूविंग, लोग रास्ते पे वॉक करते हैं, वो भी मोशन है। आप कोई चीज को छोड़ते हो वो नीचे गिरती है, दैट इज ऑल्सो मोशन। सो वी आर सराउंडेड बाय वेराइटी ऑफ मोशंस। क्लॉक में देखते हो, क्लॉक में जो पेंडुलम होता है, पेंडुलम परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। अर्थ है, अर्थ रोटेट होती है अराउंड इट्स ओन एक्सिस, अर्थ इज डूइंग रोटेशनल मोशन। सो हमारे आसपास मोशंस हर टाइप के होते हैं आसपास। सो टुडे द चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, इट इज रिलेटेड टू मोशन। ये पहला चैप्टर है जो हम लोग मोशन से रिलेटेड है और वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर कोई न्यू स्टूडेंट भी है, आप टेंशन मत लो, आपका थोड़ा बेसिक मिस हुआ है, बट टुडे ऑनवर्ड्स यू हैव टू पे फुल अटेंशन, क्योंकि आज से रियली फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो टुडे आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स। चैप्टर का नेम मैं लिख रहा हूं अभी, आई एम राइटिंग द नेम ऑफ द चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रोजेक्टाइल मोशन। Projectile motion. Student, you can put this heading. So मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि in this chapter we are going to study about motion, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स आप तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक आपको मोशन की स्टडी नहीं आती है। इफ यू डोंट नो हाउ द थिंग्स आर मूविंग अराउंड यू, देन फिजिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट मोशन। सो आज ये पहला चैप्टर हम लोग मोशन पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले मैं कुछ आज इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, मोशन से रिलेटेड सम इंट्रोडक्शन। सी, the study of motion comes under physics। फिजिक्स में जब हम लोग मोशन की स्टडी करते हैं ना, the study of motion is called as mechanics। Mechanics is a branch of physics which deals with study of motion, ठीक है। मैकेनिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है। मैकेनिक्स इज अ सब्जेक्ट, but it is a branch of physics which deals with a study of motion। आपने ऐसा सुना होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग is a study of mechanics only। Mechanics means study of motion। So मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट होते हैं वो मोशन से रिलेटेड ज्यादा स्टडी करते हैं, ठीक है, ठीक है। So mechanics is a branch of physics which deals with motion। अब मैकेनिक्स को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। मैकेनिक्स इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मैकेनिक्स के भी दो पार्ट्स है। वन इज काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स एक ब्रांच होती है काइनेमेटिक्स, और दूसरी ब्रांच है डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं बता देता हूं। स्टूडेंट्स, आपको ये पता होगा कि कोई भी मोशन स्टार्ट करने के लिए, इफ यू वांट टू बिगिन द मोशन, उसके लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। बिना फोर्स लगाए कोई भी मोशन अपने आप स्टार्ट नहीं होता है। यू नीड टू अप्लाई फोर्स टू स्टार्ट द मोशन। सो हेंस फोर्स को हम लोग बोलते हैं दैट फोर्स इज अ कॉज ऑफ मोशन।
मोशन का जो रीजन है वो फोर्स है, मतलब फोर्स की वजह से मोशन होता है, ठीक है। सो स्टूडेंट आपको पता है फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्स की वजह से ये मोशन स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर पे एक चेयर है जो एक रूम में रखी हुई है, एक चेयर है जो रूम के अंदर रखी हुई है, चेयर रेस्ट पे है, वो कभी अपने आप मूव नहीं होगी। चेयर को मूव करना है तो यू नीड टू पुश द चेयर, ठीक है। तो स्टूडेंट फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फिजिक्स, फोर्स से ही मोशन स्टार्ट होता है। काइनेमेटिक्स क्या होता है? काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन ओनली without studying forces on the body। स्टूडेंट ये काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक्स में मतलब क्या होता है, अगर आप मोशन की स्टडी कर रहे हो लेकिन जो बॉडी का मोशन है उस बॉडी पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, अगर आप फोर्सेस की स्टडी नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, बिना फोर्सेस के आप कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स, ठीक है। सी इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड, अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जिसमें आप बॉडी का फाइनल वेलोसिटी निकाल रहे हो या बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी निकाल रहे हो, या आप फाइंड कर रहे हो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, या बॉडी का एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हो, या आप फाइंड कर रहे हो टाइम टेकन बाय द बॉडी, तो ये सब काइनेमेटिक्स है। बट फोर्सेस आपको इंक्लूड नहीं करने। विदाउट फोर्सेस इफ यू आर स्टडीइंग other things, if you are studying except forces, so it is called kinematics। dynamics क्या होता है? dynamics is a study of motion by considering all forces acting on body, ठीक है। सो अगर देखो इसमें अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है ना कि क्या है, एक बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूं मैं। अगर आप बॉडी के जो ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं उस फोर्सेस में आप इंटरेस्टेड हो, द स्टडी ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड डायनामिक्स। डायनामिक्स में हम लोग खाली फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, द फोर्सेस व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर मोशन। और काइनेमेटिक्स में हम लोग फोर्सेस को छोड़ के बाकी सब पढ़ते हैं, लिविंग फोर्सेस, other things if you are studying, it is kinematics। the study of forces will become dynamics, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स दोनों टाइप के मोशन है। अब मैं आगे बता देता हूं, द चैप्टर दैट वी आर डूइंग टुडे, जो हमने चैप्टर आज स्टार्ट किया है, दिस वन, इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन काइनेमेटिक्स। ये पूरा चैप्टर काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है। द नेक्स्ट चैप्टर दैट वी विल स्टडी, दैट विल बी बेस्ड ऑन डायनामिक्स। नेक्स्ट चैप्टर डायनामिक्स होने वाला है, ये जो चैप्टर है वो काइनेमेटिक्स में आता है। मतलब हियर वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आपको चाहिए तो लिख लो प्लीज, नोट इट डाउन, ये आपको पता होना चाहिए ये चीज, नोट डाउन फास्ट। Okay, okay, so I hope you have completed। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टुडे जैसे मैंने कहा, मैं सिर्फ आज इंट्रोडक्शन ही दूंगा, बेसिक्स चीजें ही बताऊंगा आज मैं। So I'm telling you some basic terms, some new terms will come। कुछ हम बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे which are useful for motion। जब भी आप मोशन की स्टडी करोगे कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। प्लीज क्लोज योर माइक, जिसने गलती से ऑन किया माइक ऑफ करो। okay, तो अभी मैं कुछ नए टर्म्स इंट्रोड्यूस करूंगा जो टर्म्स यूज होते हैं फिजिक्स में व्हाइल स्टडीइंग मोशन। फर्स्ट टर्म है पोजीशन ऑफ द बॉडी। पोजीशन ऑफ द बॉडी, बॉडी का पोजीशन, ठीक है।
ये क्या होता है, ध्यान से देखो। सपोज ये कोई एक बॉडी है, इट्स अ बॉडी, लेट्स से ये स्टोन है और ये बॉडी मोशन कर रही है, दिस बॉडी इज मूविंग एंड आई एम स्टडिंग द मोशन ऑफ दिस बॉडी। तो इस बॉडी का हम लोग मोशन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। जब आप मोशन स्टडी करते हो ना, तो हम लोग एक फिक्स पॉइंट लेते हैं, कुछ एक फिक्स पॉइंट लिया जाता है, तभी मोशन की स्टडी हो सकती है। इसके लिए हम लोग एक फिक्स पॉइंट लेते हैं। फिक्स पॉइंट आप कहीं पे भी ले सकते हो। सपोज ये हमने एक फिक्स पॉइंट लिया है, मतलब ये पॉइंट मूव नहीं होने वाली है, हमारे हिसाब से ये पॉइंट नहीं मूव होने वाली है। बॉडी विल मूव, दिस पॉइंट विल नॉट मूव, तो ये फिक्स पॉइंट हुआ ना, इसको आप बोल सकते हो फिक्स पॉइंट, या इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस बोल सकते हो, फिक्स्ड बोल सकते हो, ओरिजिन भी बोल सकते हो, ओरिजिन, ठीक है, ये है। अब ये फिक्स पॉइंट से इस बॉडी का कुछ डिस्टेंस है ना, फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट बॉडी इज एट सम डिस्टेंस, ठीक है। तो फिक्स पॉइंट से बॉडी कुछ डिस्टेंस पे है। अब देखो क्या करेंगे, सपोज हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, यहाँ पे वाई एक्सिस ड्रॉ किया, लाइक दिस, एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे दिस इज लेट्स से पी पॉइंट। पी इज अ पॉइंट जहां पे बॉडी लाई कर रहा है, बॉडी इज लाइंग एट पी पॉइंट। तो अगर बॉडी पी पॉइंट पे लाई कर रहा है, बॉडी इज लाइंग एट पी पॉइंट, सो दिस पी इज नोन एज पोजीशन ऑफ द बॉडी। बॉडी जब पी पॉइंट पे ना, तो पी इज अ पोजीशन ऑफ द बॉडी। तो पोजीशन क्या होता है स्टूडेंट्स, वो पॉइंट जहां पे बॉडी एग्जिस्ट करता है एट अ गिवन टाइम, it is a position of the body at that time. Suppose when the time is 12 o'clock, जब टाइम 12 o'clock है तब बॉडी P पे है, so I would say P is the position of the body at 12 o'clock. अगर जब 1 o'clock हो गया, 1 o'clock पे बॉडी Q पॉइंट पे है, when 1 o'clock is there, body is at Q point, so Q is the position of the body. Okay, so position क्या होता है, the point where body lies, that is called position of the body. ठीक है, मैं आपको position का definition दे देता हूँ, write down the definition of this. ठीक है, definition लिख दो। ठीक है, position of the body at a given time, position of the body at a given time is the point where body lies at that time. ठीक है, सो स्टूडेंट बहुत सिंपल है, जिस पॉइंट पे बॉडी है वो उसका पोजीशन होता है। अगर बॉडी पी पे है तो पी उसका पोजीशन है, ठीक है। ओके, और नेक्स्ट, ये मैंने आपको फिक्स पॉइंट बताया था, याद है। अगर सपोज P इज अ पोजीशन ऑफ द बॉडी, P बॉडी का पोजीशन है, तो ओरिजिन से P तक आप ऐसे ड्रॉ करो, दिस वेक्टर इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। सो पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टिल द पोजीशन। अगर बॉडी का पोजीशन P है तो P तक ड्रॉ करेंगे, अगर बॉडी का पोजीशन Q है, Q तक ड्रॉ करेंगे। So this is called position vector. Clear? एक सिंपल वे में आप ऐसे याद रखो, जहां पर बॉडी है, जिस पॉइंट पर है, वो पॉइंट को बोलते हैं पोजीशन। आई होप इट्स वेरी क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक टर्म है विच अ स्टूडेंट शुड नो। नेक्स्ट टर्म इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट टर्म इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? सी व्हाट इज दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट? सी ऑब्जेक्ट मतलब कोई बॉडी, अगर कोई बॉडी है, सपोज ये बॉडी है, हाँ, बॉडी को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। लेकिन सपोज हमारे पास एक ऐसी बॉडी है
हमारी जो बॉडी है वो ऐसी है कि इस बॉडी का जो साइज है, इस बॉडी का लेंथ, ब्रेथ, हाइट, इस बॉडी की जो साइज है, इस बॉडी की जो साइज है वो बहुत ही स्मॉल है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस दैट दिस बॉडी इज ट्रेवलिंग। ये बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में इस बॉडी का साइज बहुत ही छोटा है। तो फिजिक्स के प्रॉब्लम्स में हम लोग इस बॉडी का जो लेंथ, ब्रेथ, हाइट ये सब है, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। वी कैन टेक दिस पॉइंट, दिस बॉडी एज जस्ट वन पॉइंट, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है कंपेयर टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो इसको हम लोग डायग्राम्स में या अपनी डेरिवेशंस में या न्यूमेरिकल्स में एक पॉइंट की तरह शो करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट is a object whose size is negligible compared to the distance traveled. इसका स्टूडेंट में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूं। आई एम गिविंग वन प्रैक्टिकल एग्जांपल। सपोज एक कार है, द कार इज देयर, कार का लेंथ 1 मीटर है, दिस इज अ कार, इट्स लेंथ इज 1 मीटर। लेकिन ये जो कार है ना, ये कार एक सिटी से दूसरे सिटी गई, इट हैज मूव्ड फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी। The distance between those cities is 100 किलोमीटर। तो कार ने 100 किलोमीटर ट्रैवल किया, कार ने 100 किलोमीटर ट्रैवल किया। ओके, सो एक बात, अगर आप ये चीज डायग्रामेटिकली शो करोगे, आई वांट टू शो दिस डायग्रामेटिकली। सो मैं ऐसा दिखाऊंगा कि ये जो कार है, दिस इज कार, द कार रीचेस हियर एंड दिस इज 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर के कंपैरिजन में ये 1 मीटर बहुत छोटा होता है, तो हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। वी विल नॉट ड्रॉ द कार, कार की लेंथ को हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग कार को एज अ पॉइंट ड्रॉ करेंगे। वी विल ड्रॉ कार एज अ पॉइंट। सो इस क्वेश्चन में कार को हम लोग एक पॉइंट की तरह ड्रॉ करेंगे। मतलब वी विल नॉट फोकस ऑन लेंथ ऑफ कार की लेंथ कितनी है, लेंथ को हम लोग कंसिडर ही नहीं करेंगे, वी विल कंसिडर इट एज अ पॉइंट। सो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। समझा? डेफिनेशन में लिखवा देता हूं, बट फर्स्ट यू अंडरस्टैंड। डेफिनेशन लिखो अभी पॉइंट ऑब्जेक्ट का। पॉइंट ऑब्जेक्ट इज द बॉडी, पॉइंट ऑब्जेक्ट इज द बॉडी whose size is negligible compared to the distance it traveled. Point object is a body whose size is negligible compared to the distance that it traveled. फुल स्टॉप। अगले लाइन में आप लिखो, अगले लाइन में लिखो, in problems of physics, in problems of physics we denote such objects, in problems of physics we denote such objects by a point. We denote such object by a point, and we do not consider their size. We do not consider their size. मतलब उनको उनका साइज का हम लोग ध्यान ही नहीं देते, साइज देखते नहीं है। We show them as a point. ठीक है, स्टूडेंट लिख दिया? So this is called point object. ठीक है। Okay, so I'm starting with the next term. Third मैं start कर रहा हूँ। Third point I'm starting. Third point है distance covered and displacement. Distance covered and displacement. Distance covered and displacement. Student, I think आपको ये already पता है. This we already know what is the difference between distance and displacement. लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा और proper way से इसको, थोड़ा और systematic way से इसको समझना है. You already have an idea of distance and displacement. अब ध्यान से सुनो. Look at it carefully. ध्यान से देखो. Suppose the body starts from A point and body goes to Q point. It starts from P, goes to Q.
मतलब बॉडी P से Q मूव हुआ है सपोज, सो P इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी, P को मैं बोल सकता हूँ वो इनिशियल पोजीशन है, Q इज अ फाइनल पोजीशन। ओके, अब सपोज बॉडी P से Q गया ना, बॉडी मस्ट हैव गॉन बाय सम पाथ, किसी रास्ते से बॉडी Q पे गया होगा। लेट्स से आई एम ड्राइंग द पाथ बाय विच इट हैज गॉन। See this, see this path, बॉडी ये पाथ से P से Q गया है सपोज, दिख रहा है, ये पाथ है बाय विच बॉडी हैज गॉन। सो ये जो पाथ का जो लेंथ है ना, द लेंथ ऑफ दिस पाथ इफ यू कैलकुलेट लेंथ ऑफ दिस पाथ, उसको बोलते हैं डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कवर्ड इज नथिंग बट लेंथ ऑफ दिस पाथ। ठीक है, बहुत इजी है। सपोज ये जो पाथ है ना, ओवरऑल दिस पाथ इज 1 किलोमीटर लॉन्ग, ये पूरा पाथ 1 किलोमीटर लंबा है। सो आई वुड से डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज 1 किलोमीटर। ठीक है, सो स्टूडेंट अभी मैं डेफिनेशन दे रहा हूं। डिस्टेंस कवर्ड इज डिफाइंड एज, लिखो, डिस्टेंस कवर्ड इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। मैं रिपीट कर रहा हूं, डिस्टेंस कवर्ड इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। बॉडी जिस पाथ से जाता है ना स्टूडेंट, उस पाथ की जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, उसको बोलते हैं डिस्टेंस कवर्ड। इज इट वेरी क्लियर? अब आते हैं इस पे, डिस्प्लेसमेंट पे। बट बिफोर आई गो टू डिस्प्लेसमेंट, लेट मी टेल यू अबाउट डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कवर्ड एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट हैविंग एनी डायरेक्शन। डिस्टेंस कवर्ड का डायरेक्शन नहीं होता है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। लिख लो, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, सो डिस्टेंस कवर्ड इज स्केलर, इट इज नॉट हैविंग एनी डायरेक्शन। ठीक है, और हम लोग इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे while solving numerical. You will understand that why it is scalar, but as of now you just mention. Next I am starting displacement now. Displacement मैं start कर रहा हूँ। See, all of you are already having idea कि what is displacement, but today हम लोग थोड़ा और systematic way से displacement को देखेंगे कि actually displacement क्या होता है। See, displacement is a vector which is always denoted by the symbol s. Student, आपको हमेशा displacement को s symbol से denote करना है। कभी कभी x भी चलता है, x. So it is s bar or x bar. It's a vector denoted by s symbol. अब students, let's see displacement क्या होता है exactly. What is exactly displacement? देखो, suppose ये एक P point है और ये Q point है. Body has moved from P to Q. मतलब P is the initial position. Body reaches to Q. Q is a final position. ठीक है, और एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था पहले, जब भी हम लोग मोशन की स्टडी करते हैं, दिस इज अ मोशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम P to Q, तो मैंने कहा था हम लोग एक फिक्स पॉइंट लेते हैं विच इज कॉल्ड एज फिक्स्ड पॉइंट, और वी आल्सो कॉल्ड एज द ओरिजिन, या तो उसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं। यहाँ पे मैं फिक्स पॉइंट बना लेता हूँ। सपोज ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है, दिस इज फिक्स पॉइंट। ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है। अब मैं एक सिंपल केस ले रहा हूं, लेट्स कंसीडर सिंपल सिचुएशन। सिंपल केस ये है कि जो ये P और Q है ना, ये दोनों पॉइंट्स P और Q, सपोज वो x एक्सिस पे लाई कर रही है। P एंड Q आर लाइंग ऑन अ सेम लाइन, दोनों x एक्सिस पे या एक ही लाइन पे लाई कर रही है, ठीक है। अब सी हियर केयरफुली, P पॉइंट का
फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ऑफ पी पॉइंट फ्रॉम फिक्स पॉइंट, सपोज ये जो डिस्टेंस है वो x1 है, x1, डिस्टेंस ऑफ पी पॉइंट फ्रॉम फिक्स पॉइंट इज x1। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि x1 इज द इनिशियल पोजीशन। जब बॉडी यहां पे रहेगा, व्हेन बॉडी इज हियर, उसका बॉडी का फिक्स पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, x1 डिस्टेंस पे है। x1 इज लाइक अ पोजीशन, x1 को भी हम लोग पोजीशन बोल सकते हैं। ओके, द डिस्टेंस ऑफ q पॉइंट फ्रॉम फिक्स पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x2। So x2 is like a final position and x1 is like initial position. देखो स्टूडेंट, इनिशियल पोजीशन इज एक्चुअली p and q, p और q दोनों पोजीशंस हैं, बट p का जो डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन इट्स x1। x1 को भी मैं बोल सकता हूं दैट x1 इज माय इनिशियल पोजीशन एंड x2 इज माय फाइनल पोजीशन। ठीक है, अब एक बात बताओ, बॉडी हैज मूव्ड फ्रॉम p टू q, बॉडी p से q मूव हुआ है, करेक्ट? सो टेल मी, आपने 10th स्टैंडर्ड में डिस्प्लेसमेंट सीखा है ना? You know what is displacement? In the 10th standard you have learned displacement is the shortest distance from p to q, right? So अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे आप displacement draw करो, so you will say displacement is the shortest distance between p and q, right? ये displacement है। Look at the displacement, is it? यही displacement है ना? So जो स्कूल के स्टूडेंट होते हैं, जो स्कूल के बच्चे होते हैं लोअर क्लासेस में, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं that displacement is the shortest distance between initial point and final point। लेकिन 11th स्टैंडर्ड में आने के बाद आपको ऐसा नहीं बोलना है, you don't have to say like this कि displacement is the shortest distance। यहाँ पे देखो displacement कैसे निकाला जाता है स्टूडेंट्स, एक बात बताओ, look at this diagram। अगर मैं x2 में से x1 subtract करूं, from x2 if I subtract x1 I will get displacement। x2 में से x1 subtract करो, आपको displacement मिल जाएगा, right? करेक्ट है ना? so x2 क्या है? x2 is a final position। फाइनल पोजीशन को हम लोग ऐसे मेजर करते हैं x2 के टर्म्स में। x1 is a initial position, so it is like a final position minus initial position। so ये हो गया change in position। Student, again I am telling, this is final position minus initial position। final position में से आप initial position subtract करोगे, so this can be called as change in position। so student, 11th standard में आने पर displacement जो है वो displacement ऐसे define होता है, the displacement of a body is defined as change in its position। ये in fact ज्यादा correct definition है displacement का। मैं आपको समझाऊंगा इसको और डिटेल में, बट सबसे पहले याद रखो, displacement is defined as change in position। you calculate final position, you calculate initial position, from final position you subtract initial position, that is called change in position। स्टूडेंट, इसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन भी किया है स्केलर वेक्टर्स में, आप बाद में देख लेना। स्केलर वेक्टर्स के प्रॉब्लम्स में बिफोर वी स्टार्टेड डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट करने से पहले हमने इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी किया है, आप बाद में चेक कर लेना। उस क्वेश्चन में भी हमने ये फॉर्मूला लिखी है दैट डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन, है ना? तो स्टूडेंट जिनको याद आ रहा है, हम कुछ स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं कि हाँ सर याद है वो। सो स्टूडेंट, फिजिक्स में ना अगर आपने एक बार एक चीज समझ ली, सिमिलर चीजें बार बार आती रहती है। ये चीज एक बार आप समझ लो, ये बार बार काम आती रहेगी आगे, ठीक है? इसलिए मैं अभी थोड़ा स्लोली जा रहा हूँ, हर चीज में डिटेल में बता रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज चेंज इन व्हाट? पोजीशन। इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। लुक हियर, वन एग्जांपल। एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं। सपोज दिस इज ओरिजिन, ये ओरिजिन है, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस and this is negative x axis, okay?
अब एक बात बताओ, सपोज एक बॉडी है, देयर इज वन बॉडी जो ए से बी तक गया, बॉडी मूव्ड फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पे गया, सो यू कैन अंडरस्टैंड उसका जो डिस्प्लेसमेंट है इतना है ना, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 है, डिस्प्लेसमेंट इज 2, राइट। लेकिन आप ऐसे मत करो, आप इस फॉर्मूला से चलो करते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी डिफाइंड एज change in position, that means final position minus initial position। इसका फाइनल पोजीशन जो है ना बॉडी का 3 है, 3 इज अ फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन 1 है, ये इनिशियल पोजीशन 1, 3 माइनस 1 2, देखो डिस्प्लेसमेंट 2 आ रहा है। अब कुछ स्टूडेंट होंगे वो सोच रहे हैं कि सर इससे क्या इतना इंपॉर्टेंट ये क्या है, आपको डायरेक्टली देख के हम लोग समझ सकते हैं व्हाई आर वी यूजिंग दिस मेथड, इस मेथड का क्या खास बात है। ये तो डायरेक्टली देखने पे पता चल जाता है कि ये 2 है, इस मेथड का एक सिग्निफिकेंस है। नाउ आई एम टेलिंग यू दैट। टेल मी, सपोज बॉडी इज नॉट मूविंग फ्रॉम ए टू बी, बॉडी इज मूविंग फ्रॉम ए टू सी, सी इज हियर, ए टू सी बॉडी मूव हुआ है, ठीक है, मतलब बॉडी ऐसे मूव हुआ है, ऐसे, ठीक है। सो वापस देखो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, आई थिंक 2 का ही डिस्टेंस है। हेयर ऑल्सो, अब आप ऐसे बोल सकते हो कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में बॉडी मूव हुआ है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है बॉडी का, आप बोलोगे 2 है, तो यू आर सेइंग दिस इज ऑल्सो 2, दिस इज ऑल्सो 2। लेकिन आप देखो डायरेक्शन उल्टा है ना, इट इज इन राइट डायरेक्शन, दिस इज इन लेफ्ट डायरेक्शन। सो आपका तो यहाँ पे +2 है, यहाँ पे भी +2 आ गया, बट इफ यू कैलकुलेट बाय दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला से आप कैलकुलेट करो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन है -1, देखो फाइनल पोजीशन -1 है, इनिशियल पोजीशन कितना है 1 है, फाइनल पोजीशन इज -1, इनिशियल पोजीशन इज 1। सो अभी देखो कितना आ रहा है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सो स्टूडेंट अगर आप इस फॉर्मूला से जाओगे ना, सो दिस डिस्प्लेसमेंट इज कमिंग -2 एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज कमिंग +2। सो इस मेथड का बेनिफिट ये है कि एक साइड के डिस्प्लेसमेंट आपके पॉजिटिव आएंगे, दूसरे साइड के डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएंगे, जो ज्यादा करेक्ट है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, दिस डायरेक्शन विल कम पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायरेक्शन आर ऑपोजिट, दे विल कम नेगेटिव। सो स्टूडेंट ये फॉर्मूला आप याद रखो आज से। तो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लिखो, डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी, displacement is defined as change in the position of the body, ठीक है। और ये याद रखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो स्टूडेंट आज मुझे यही समझाना था पूरा, इट इज जस्ट अ बेसिक्स, आज इंट्रोडक्शन दिया मैंने मैकेनिक्स का, आज सिर्फ मुझे यही समझाना था। आई होप सब क्लियर है आपको। सो नाउ यू आर हैविंग अ क्लियर आइडिया हाउ टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड हाउ टू फाइंड डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस इज अ लेंथ ऑफ पाथ। सो अब स्टूडेंट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वन स्मॉल एग्जांपल आई एम गिविंग। आपको खाली क्या करना है उस एग्जांपल में, यू हैव टू कैलकुलेट हाउ मच इज डिस्टेंस एंड हाउ मच इज डिस्प्लेसमेंट, दोनों कैलकुलेट करने हैं, एंड देन आई विल आस्क वन स्टूडेंट टू गिव मी द आंसर। स्टूडेंट अभी एग्जांपल लिखो, इसको लिखो फॉर एग्जांपल, ये आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो। ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन, ये ओरिजिन है, हाँ स्टूडेंट ए बी और सी ध्यान से देखो, ए इज एट ओरिजिन, बी इज एट 3, सी इज एट -2। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स,
आपको खाली इसका आंसर फाइंड करना है। अ बॉडी मूव्स फ्रॉम A to B, then C। बॉडी पहले A से B गया और फिर उसके बाद वो B से C पे गया। फाइंड इट्स डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। जिनको जो मैंने एक्सप्लेन किया, अगर आपको बहुत क्लियर है वो, तब ये आराम से कर सकते हो। आपको डिस्टेंस कवर्ड भी कैलकुलेट करना है और डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करना है। एंड रिमेंबर स्टूडेंट, बॉडी ए से बी जाके फिर सी पे गया है। ए तो मतलब बॉडी हैज गॉन फ्रॉम ए टू सी वाया बी, बी से होते हुए सी पे गया है। ठीक है, अब अपने नोटबुक में इसके आंसर्स निकाल के रखो। राइट डाउन हाउ मच इज डिस्टेंस कवर्ड एंड हाउ मच इज डिस्प्लेसमेंट। फिर मैं जिस स्टूडेंट को बोलूंगा वो स्टूडेंट आंसर देगा। हाँ, यहाँ पे सिर्फ आप फाइंड करो हाउ मच इज डिस्टेंस कवर्ड एंड हाउ मच इज डिस्प्लेसमेंट। ओके डन। आई होप हो गया रहेगा। ठीक है, अब जो स्टूडेंट इसका आंसर देगा उसका नाम है अनिरुद्ध सुरेश। अनिरुद्ध सुरेश, माइक ऑन करो। अनिरुद्ध सुरेश, ओपन योर माइक। लास्ट टाइम आई एम कॉलिंग। अनिरुद्ध सुरेश, ओपन योर माइक। ठीक है, मैं अभी दूसरे स्टूडेंट का नाम ले रहा हूं। तनुश्री निफाड़े। तनुश्री निफाड़े, ओपन योर माइक। तनुश्री निफाड़े। सर सर हाँ, आंसर मिला। तनुश्री, डू यू हैव एनी आंसर? तनुश्री, टेल मी फास्ट। सर तनुश्री, हाँ क्या आंसर है? डिस्प्लेसमेंट मेरा 3 और -3। डिस्प्लेसमेंट कितना है पहले बताओ। डिस्प्लेसमेंट 3 और -3। अरे इनमें से डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? इनमें से डिस्प्लेसमेंट तो एक ही आंसर चाहिए ना, दो आंसर्स क्यों दे रहे हो? खाली डिस्प्लेसमेंट बताओ। देखो बेटा, बॉडी ए से सी पे गया है अल्टीमेटली, मतलब जर्नी ए से सी का है वाया बी। ए टू सी वाया बी। नहीं आ रहा है आंसर? ओके, टेल मी डिस्टेंस कवर्ड कितना है? हाउ मच इज डिस्टेंस कवर्ड? सर डिस्टेंस कवर नहीं आ रहा है। तो बाकी क्या सीखा है आपने? ठीक है, चलो माइक ऑफ करो। समृद्धि पाटिल। समृद्धि पाटिल, समृद्धि पाटिल, कैन यू हेयर मी? ओपन योर माइक। समृद्धि, यस समृद्धि। समृद्धि पाटिल, आदित्य पुजारी। आदित्य पुजारी, माइक ऑन करो। आदित्य पुजारी, यस सर। हाँ कुछ आंसर है? हाउ मच इज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस? टेल मी।
Sir, displacement -2. डिस्प्लेसमेंट -2 है. ओके, डिस्टेंस कवर्ड. Distance covered 5. डिस्टेंस कवर्ड 5 है. ठीक है, आपका एक आंसर रॉन्ग है दोनों में से. ठीक है स्टूडेंट्स, आई एम नॉट गेटिंग अ गुड रिस्पॉन्स. अभी भी कुछ स्टूडेंट ध्यान से नहीं कर रहे हैं. ठीक है, लेट मी फिनिश. डिस्टेंस कवर्ड अगर आपको निकालना है, यू वांट टू फाइंड डिस्टेंस कवर्ड, सो आपको याद होगा डिस्टेंस कवर्ड कैसे निकालते हैं. इट्स अ लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ. याद है, डिस्टेंस कवर्ड इज डिफाइंड एज लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ. सो यहाँ पे आप पाथ ड्रॉ करो. बॉडी ऐसे गया है, देखो दिस इज अ पाथ स्टूडेंट्स. ये पाथ बॉडी पे गया है ना. बॉडी ए से बी गया और फिर वो बी से सी गया है. ए टू बी ये कितना लेंथ है? हाउ मच इज दिस लेंथ? इट इज 3. बी से वापस ए तक आएगा, बॉडी बी से वापस ए तक आएगा मतलब अगेन 3. फिर ए से सी पे जाएगा मतलब 2. 3 मीटर, 3 मीटर एंड 2 मीटर. ओवरऑल 8 है. 8. डिस्टेंस कवर्ड इज 8. डिस्प्लेसमेंट इज -2. स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर है यस. काफी स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं. डिस्टेंस कवर्ड इज 8. डिस्टेंस माइनस में नहीं होता है, प्लस में ही आएगा. डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव. इट्स +8. डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट वो है -2. दिस इज आंसर. ये बहुत बेसिक चीज है, अपने स्कूल लेवल में सीखा है, वही सब है. टुमारो हम लोग अच्छे से इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, मतलब सब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे. टुडे वी जस्ट डिस्कस इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, बेसिक्स. ठीक है स्टूडेंट, कल ये प्लीज थोड़ा रिवाइज करके आओ. कल मैंने फिर से किसी को कुछ पूछा तो आपको आंसर आना चाहिए. होमवर्क इज दैट यू प्लीज रिवाइज प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट एंड कम टुमारो. कल मैं किसी को भी कुछ भी डेफिनेशन पूछ सकता हूँ रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, विल मीट इन द टुमारो लेक्चर.